नमस्कार। इतिहास में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो किसी महाकाव्य, किसी एपिक से कम नहीं लगती। आज हम ऐसी ही एक कहानी की बात करेंगे, नेपोलियन बोनापार्ट की। एक ऐसा आदमी जिसने यूरोप का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो चलिए इस असाधारण सफर की गहराइयों में उतरते। तो सवाल यही उठता है कि ये हुआ कैसे कैसे एक मामूली सा इंसान गुमनामी से निकलकर पूरे महाद्वीप पर छा गया और सिर्फ जीता ही नहीं बल्कि राष्ट्र या नेशन के आइडिया को ही एक नई परिभाषा दे दी। यही वो सवाल है जो नेपोलियन की कहानी को इतना इतना दिलचस्प बनाता है। तो इस कहानी को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर से, फिर देखेंगे नेपोलियन का वो अविश्वसनीय उदय, उसके शासन का शिखर, उसके साम्राज्य का पतन और आखिर में एक पूरे युग का अंत। तो चलिए सबसे पहले उस दौर के यूरोप में चलते हैं। हम बात कर रहे हैं 18वीं और 19वीं सदी की। ये एक जबरदस्त बदलाव का समय था और हवा में एक नया विचार तैर रहा था, राष्ट्रवाद का, नेशनलिज्म का। और देखिए, ये जो सोर्स मटेरियल है, ये हाथ से लिखे नोट्स, ये साफ बताते हैं कि राष्ट्रवाद की इस आग को 2 चीज़ों ने दी। एक तो थी फ्रांसीसी क्रांति और दूसरी खुद नेपोलियन के हमले। देखिए, ये समझना जरूरी है कि नेपोलियन के आने से पहले ही बदलाव का माहौल बन रहा था। राष्ट्रवाद का बीज तो पुनर्जागरण यानी रेनेसांस के समय से ही पड़ गया था, लेकिन 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने इसे एक बहुत ही शक्तिशाली आंदोलन बना दिया। और इसी उथल-पुथल के बीच स्टेज पर एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जो इन्हीं ताकतों का इस्तेमाल करके इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदलने वाला था। नाम नेपोलियन बोनापार्ट। इन नोट्स में उसकी जिंदगी की बेसिक डिटेल्स मिलती हैं। जन्म हुआ 1769 में कॉर्सिका में और मौत हुई 1821 में निर्वासन में, यानी देश निकाले में। लेकिन इन 2 तारीखों के बीच की जो कहानी है ना, उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। और सत्ता तक उसकी चढ़ाई वो तो बिल्कुल रॉकेट की रफ्तार से हुई। जरा सोचिए, सिर्फ 5 साल। 1799 में वो फ्रांस का फर्स्ट कॉन्सल बनता है और देखते ही देखते 1804 तक वो फ्रांस का सम्राट यानी एम्परर बन जाता है। ऐसा उदय इतिहास में शायद ही किसी ने देखा हो। तो जब वो सम्राट बना तो उसने सिर्फ जंग ही नहीं लड़ी, नहीं, उसने अपने पूरे साम्राज्य में ऐसे ऐसे सुधार किए, ऐसे रिफॉर्म्स लाए जिनका असर आज भी हम देखते हैं। इन्हीं सुधारों में से एक सबसे बड़ा काम था नेपोलियनिक कोड। 21 मार्च 1804 को ये लागू हुआ। इसने किया क्या? इसने जन्म से मिलने वाले जो विशेषाधिकार थे उन्हें खत्म कर दिया। कहा कि कानून के सामने सब बराबर हैं। और इसका असर इतना गहरा हुआ कि आज भी दुनिया के कई देशों के कानूनी सिस्टम इसी पर आधारित है। तो वो सिर्फ कानून ही नहीं लिख रहा था, वो तो यूरोप का नक्शा भी दोबारा बना रहा था, अपनी मर्जी से। जैसे 1806 में उसने जर्मनी इलाकों को जीतकर कॉन्फेडरेशन ऑफ द राइन बना दिया। और यह बदलाव कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। उसने लगभग 300 छोटे छोटे जर्मन राज्यों को जोड़कर सिर्फ 39 राज्यों का एक संघ बना दिया। सोच रहे हैं, 300 से सीधे 39, ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत बहुत बड़ा राजनीतिक एकीकरण था। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज की एक सीमा होती है। हर साम्राज्य की तरह नेपोलियन का साम्राज्य भी हमेशा के लिए नहीं था और जल्द ही उसकी हार का सिलसिला शुरू हो गया, जिसने उसके पतन की कहानी लिख दी। पहला बड़ा झटका लगा समंदर में, 1805 ट्राफल्गर की लड़ाई। यहां एडमिरल नेल्सन की ब्रिटिश नौसेना ने फ्रांस और स्पेन की मिलीजुली नौसेना को बिल्कुल तबाह कर दिया। यह हार इतनी बड़ी थी कि इसने समंदर पर ब्रिटेन की बादशाहत कायम कर दी और नेपोलियन का इंग्लैंड पर हमला करने का सपना हमेशा के लिए टूट गया। अब आते हैं जमीन पर। यहां सबसे बड़ी हार मिली लाइप्जिग में। इसे बैटल ऑफ नेशंस भी कहते हैं, यानी राष्ट्रों की लड़ाई। और नाम से ही साफ है, यहां नेपोलियन के सामने रूस, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, स्वीडन सबकी मिलीजुली सेनाएं खड़ी थीं। ये उस वक्त की सबसे बड़ी और खूनी लड़ाइयों में से एक मानी जाती है। लाइप्जिग की हार का नतीजा ये हुआ कि नेपोलियन को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी और उसे पहली बार देश निकाला देकर एल्बा नाम के एक छोटे से द्वीप पर भेज दिया गया। लेकिन नेपोलियन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। वो वापस आया और इस वापसी का अंजाम हुआ इतिहास की सबसे मशहूर लड़ाइयों में से एक में, 18 जून 1815 वॉटरलू का युद्ध। यहां ड्यूक ऑफ वेलिंगटन की फौजों ने उसे आखिरी और निर्णायक शिकस्त दी और वॉटरलू की हार के साथ ही नेपोलियन का राज और उसके नाम का पूरा युग दोनों का अंत हो गया। ये उसकी कहानी का आखिरी अध्याय था।
इसके बाद सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। वॉटरलू में हार, फिर उसकी गिरफ्तारी, और इस बार उसे कहीं पास नहीं बल्कि बहुत दूर अटलांटिक महासागर के बीच सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया। वहीं उसने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजारे। और हमारे सोर्स नोट्स भी इस बात की पुष्टि करते हैं। देखिए, साफ लिखा है, उसे सेंट हेलेना भेजा गया जहां उसकी मृत्यु हुई। और इसी के साथ इतिहास के सबसे प्रभावशाली और हाँ, सबसे विवादास्पद शख्सियतों में से एक की कहानी खत्म हो गई। तो आखिर में वही सवाल कि आखिर नेपोलियन था कौन? एक हीरो जिसने आधुनिक कानून बनाए, या एक तानाशाह जिसकी वजह से पूरा यूरोप जंग की आग में जला? सच शायद इन दोनों के बीच कहीं है। उसकी विरासत जटिल है, विवादास्पद है, एक ऐसा सवाल जिस पर आज भी बहस जारी है। और शायद यही चीज उसकी कहानी को इतना शक्तिशाली बनाती है।